बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं बनना था, इसलिए साल 1971 में लड़ झगड़ कर मरकर कुर्बानियां देकर मुक्ति वाहिनी के साथ आम लोगों ने एक नए मुल्क को बनाया, एक ऐसा देश बनाया जहां पर चाहत थी कि सत्ता जनता की हो, ना कि तानाशाहों की। लेकिन आज बांग्लादेश को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से अलग होकर भी वो पाकिस्तान बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है। 17 नवंबर 2025 को जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई तो अदालत में तालियां गूंज रही थी। सवाल उठा कि वो तालियां लोकतांत्रिक थीं या फिर भीड़ की भावनाओं की, क्योंकि सरकार तो बांग्लादेश में किसी की नहीं है, कम से कम जनता की चुनी हुई तो नहीं है। और फिर सवाल आया कि क्या इसी को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, या फिर आजादी के दशकों बाद बांग्लादेश उसी दलदल में फंस गया जहां सत्ता बदलते विपक्ष के नेता जेल में चले आते हैं, फांसी के तख्त पर लटक जाते हैं। वो जो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है, आज भी हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कभी फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सत्ता में थे उन्हें वो पसंद नहीं थे और लोकतंत्र की आड़ लेकर ही फांसी पर चढ़ाया गया था या आज जेल में डाला गया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में भी वही हो रहा है? बांग्लादेश में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया, लेकिन सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या ये न्याय है या फिर राजनीतिक बदलाव? मैं जानता हूं मेरे कई बांग्लादेशी मित्र होंगे जो कहेंगे कि सर आपको नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना ने अत्याचार किया था। हो सकता है किया हो सकता है उनके कदमों से वहां की जनता दुखी रही हो और होगी भी, तभी शायद इतनी बड़ी भीड़ जो है वो निकली थी। लेकिन मकसद मेरा शेख हसीना को सही या गलत ठहराना नहीं है। सवाल यह है कि जब देश में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, उस वक्त एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी का फरमान और तालियों की बौछार, क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्योंकि लॉजिक तो पाकिस्तान भी देता है इमरान खान को जेल में डालने के पीछे, लॉजिक जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने पर भी था, नवाज शरीफ को हटाने पर भी था। लेकिन भविष्य क्या हुआ पाकिस्तान का वो दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी आवाम भुगत रही है। और इन्हीं से बचकर, इन्हीं से निकलकर बांग्लादेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। अब सवाल यह है क्या वो पहचान बदल रही है? आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी क्यों दी गई, क्या आरोप लगे, बांग्लादेश के हाल का भारत पर क्या असर होगा, क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को लौटाएगा, और अगर भारत नहीं लौटाता है तो इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? शेख हसीना को आखिर किन आरोपों में सजा मिली है, उनके पास विकल्प क्या है, इसमें यूएन या आईसीसी क्या भूमिका निभा सकते हैं, शेख हसीना के पास रास्ते क्या, और क्या शेख हसीना को फांसी के तख्त पर लटकना पड़ेगा? शेख हसीना की यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी के रूप में हमारी सुरक्षा और रिश्तों की कहानी भी है। खैर, इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और जो भी वीडियो हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, तो वो आप तक सीधे पहुंच सके, खासतौर पर वो वीडियो जो जरूरी है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। खैर, शुरू करते हैं। बांग्लादेश इस मोड़ पर कैसे पहुंचा, पहले यह समझते हैं। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से आग उगलती रही है। 1971 में बांग्लादेश से अलगाव के बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उन्होंने देश को संभाला, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी 1975 में हत्या कर दी गई। इसके बाद सैन्य तख्ता पलट हुआ, अस्थिरता आई। हालांकि 1990 के दशक में बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर लौटा, लेकिन अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी जो है, उनके बीच खींचतान चलने लगी। इसी बीच शेख हसीना जो है वो 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रही, 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। शेख हसीना की बुराई या शेख हसीना पर जो आरोप लगे हैं, उससे पहले जो अच्छाई है उसको सामने रख देते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो बात अच्छी रही वो ये कि बांग्लादेश की जीडीपी चमक गई, जीडीपी ग्रोथ 6 से 7 रही, गरीबी घटी। हालांकि शेख हसीना पर बार बार यह आरोप लगते रहे कि लोकतंत्र जो है वो बांग्लादेश में कुचला गया है। आरोप ये लगे कि विपक्ष
को दबाया गया है, दमन, चुनावों में धांधली के आरोप लगे, मीडिया पर सेंसरशिप के आरोप लगे, लेकिन फिर भी जनता के बीच जाकर उनको भारी मैंडेट मिल रहा था। जब वो हटाई भी गई तब उनके पास बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें थी। लेकिन इन सब के बीच में 2024 में घटना हुई जिसने बांग्लादेश में सब पलट दिया। जुलाई में छात्रों का कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण के खिलाफ। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर आरोप लगा कि सरकार ने कुचला, पुलिस ने फायरिंग की, हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई, ड्रोन अटैक हुआ और ये आंकड़ा आया कि बड़ी संख्या में बच्चों की, लोगों की मौत हुई, कई हजारों में घायल हुए, सैकड़ों हजारों में मौत हुई। यहीं से आंदोलन बढ़ा। 5 अगस्त 2024 को इसके बाद हसीना को भागना पड़ा। वो भारत आई जहां वो सुरक्षित है। एक नई सरकार बनी मोहम्मद यूनिस साहब की अगुवाई में। मोहम्मद यूनिस साहब नोबेल पुरस्कार विजेता है। उम्मीद थी शांति आएगी। यूनिस ने एक तरीके से फिर से कोशिश की कि शांति लाई जाए। हालांकि जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी दी है, ये वही कोर्ट है जिसको शेख हसीना ने खुद बनवाया था। 2010 में 1971 के वॉर क्राइम के लिए बनाया गया था और इसी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह भी अजीब सी विडंबना है। अब आज हुआ क्या फांसी की सजा में, वो आपको बताते हैं। तो 453 पेज का वर्डिक्ट पढ़ा गया, जिसपे हसीना को 3 चार्जेस पर दोषी ठहराया गया कि उन्होंने हिंसा भड़कवाई थी, हत्या का आदेश दिया था और अत्याचार को रोकने में नाकाम थी। और इसमें सजा जो थी वो फांसी की ऐलान की गई। पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा की बात की गई और आईजीपी को भी 5 साल जेल की सजा की बात की गई। वो सरकारी गवाह बन गए। हसीना और कमाल साहब की प्रॉपर्टियां जो है जब्त कर ली गई। कोर्ट में तालियां बजी, मानो जैसे बांग्लादेश ने फाइनली वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन हसीना कहती है कि ये कंगारू कोर्ट है, पक्षपाती है, झूठा तमाशा है। उनकी बात तक को नहीं सुना गया, उनके पक्ष को देखा नहीं गया, एक तरफा फैसला कर दिया गया। और वो कह रही हैं कि जब जनमत की सरकार ही नहीं है तब आप कैसे मुझे फांसी की सजा का ऐलान कर सकते हो। ये उनकी कहानी है। सजा किस किस बात पे है? 5 मुख्य चीजें हैं जिन पर आरोप लगा था। एक, हत्या की कोशिश का, यातना देना। चार्जशीट कहती है कि हसीना ने पुलिस और अवामी लीग को नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया था, हिंसा रोकने में नाकाम रही। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। 16 जुलाई को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला था। कहा गया कि हसीना और अन्य ने हत्या के आदेश दिए, साजिश रची। उसके बाद कहा गया निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाई गई, उकसावा दिया और 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का भी आदेश दिया गया। लाशें जला दी गई, एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। ये सारे आरोप उन पर लगाए गए। हालांकि शेख हसीना ये कह रही है कि उनका वर्जन नहीं सुना गया और इस वजह से ये बेईमानी है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। अब इसमें एक डीप स्टेट वाली थ्योरी भी आती है। शेख हसीना के रिश्ते अमेरिका से खराब हो रहे थे, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट की बात है। पाकिस्तान जिससे निकलकर बांग्लादेश बना था वो हस्तक्षेप ज्यादा करना चाह रहा था। फिलहाल जो नई गवर्नमेंट है बांग्लादेश में वो लिटिल प्रो पाकिस्तान है। क्या ये एक डीप स्टेट साजिश है? श्रीलंका से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, भारत के आसपास जितने देश हैं सारे अस्थिर हो गए। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसलिए भारत में ऐसी घटनाओं की कोशिश की गई, उसके बावजूद नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि एक पैटर्न है जो हर अलग अलग देश में सरकारों को अस्थिर कर रहा था। पिछले वालों को छोड़कर भागना पड़ा था। खैर, उधर हम कम जाएंगे। सवाल आता है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंपेगा? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर आप नहीं जानते, बता दें कि 2013 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच अपराधियों के एक्सचेंज किए जाएंगे। किसी भी अपराधी को प्रत्यर्पित यानी यहां से वहां भेजा जाएगा अगर कम से कम 1 साल की सजा हो, आरोपी पर अरेस्ट वारंट हो। और इसी आधार पर 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 2 दोषियों को बांग्लादेश भेजा गया था। हालांकि इसमें 2 क्लॉज है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8। अगर भारत को यह लगता है कि यह आपराधिक की जगह राजनीतिक है तो भारत मना कर सकता है। और इसी को लेकर जब हमने समझने की कोशिश की तो पता लगा कि भारत के पुराने डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि भारत शायद नहीं भेजेगा शेख हसीना को। भारत ने उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया है, शरण दिया है। और क्योंकि एशिया में हसीना के लिए फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह भारत है, अगर वो भेजता है तो माना जा रहा है कि वो अस्थिरता और बढ़ जाएगी, स्थिति खराब होगी। ऐसे भारत नहीं भेजेगा। तख्ता पलट के बाद दरअसल शेख हसीना जो है वो यहां आई थी, पूर्व गृह मंत्री जो थे वो भी आए थे बांग्लादेश के। हालांकि पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि भारत को देना पड़ेगा।
भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, उसके मुताबिक भारत बांग्लादेशी पूर्व पीएम को दे दे। भारत का देगा, गुंजाइशें कम लगती हैं जैसा कि हमने आपको बताया, भारत शायद नहीं देगा। अब सवाल है, अगर भारत शेख हसीना को लौटाने से मना कर देता है तो फिर क्या होगा? दो सिनेरियो है। एक, भारत से कूटनीतिक रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, कूटनीतिक दबाव बनाएगा। बांग्लादेश या ढाका बार बार कहेगा कि भाई भारत हमारे न्यायिक फैसले का सम्मान नहीं कर रहा, कूटनीतिक बयानबाजियां बढ़ेंगी। हालांकि रिश्ते नहीं खराब होंगे क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार, ऊर्जा सप्लाई, कई चीजों पर अभी भी एक दूसरे पर निर्भरता है। दूसरा, तनाव बढ़कर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ जा सकता है, यह खतरनाक स्थिति होगी। अगर ढाका चीन पाकिस्तान की तरफ जाता है तो यह थोड़ा चिंताजनक होगा। यूनिस जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश मैप हाथ में लेकर खड़े दिखाई पड़े हैं। भारत बांग्लादेश ट्रेड वॉर जैसे हालात बन गए थे, और मैंने जैसा कहा भी कि अभी थोड़ा लिटिल प्रो पाकिस्तान है भी, तो फिर यह थोड़ा दिक्कत हो सकता है। भारत के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेजना है। इससे हसीना सुरक्षित भी रहेंगी और भारत और ढाका का सीधा टकराव नहीं होगा। तो हो सकता है कि यूएई, यूके, कनाडा, नीदरलैंड जैसे कुछ देश हैं जहां पर भेज दिया जाए। हालांकि सवाल यह भी है कि इस वक्त ये देश क्या शेख हसीना को पनाह देंगे? ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब सवाल यह कि शेख हसीना के पास क्या ऑप्शन है? बांग्लादेश में सजा पाने के बाद शेख हसीना के पास अभी भी कानूनी राजनीतिक ऑप्शंस हैं। जैसे कानूनी ऑप्शन ये है कि वो बांग्लादेश की ऊपरी अदालतों में चुनौती दें, सबूतों को दोबारा जांच, अनफेयर ट्रायल का हवाला देकर रिव्यू करने की मांग करें। हसीना जो है वो निष्पक्ष ट्रायल ना होने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, कानूनी संस्थाओं में शिकायत कर सकते हैं। हालांकि जो ये संस्थाएं होती हैं डायरेक्टली किसी देश के फैसले को बदलती नहीं है, लेकिन फेयर ट्रायल की मांग कर लेती हैं। एक ऑप्शन है पॉलिटिकल। हसीना भारत या किसी देश में उनकी जान और खतरा का हवाला देकर सुरक्षा मांग सकती है। उनकी पार्टी अवामी लीग और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक दूसरे देशों पर दबाव बना सकते हैं ताकि बांग्लादेश पर ट्रायल को लेकर सवाल उठाए जाएं और सजा को रोका जाए। अवामी लीग जो है वो जन समर्थन उड़ाए और यूनिस सरकार पर सजा में नरमी बरतने का दबाव बना सकती है। ये भी कहानी हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये, क्या ये सब होगा? क्या यूएन आईसीसी इसमें इन्वॉल्व होगा? थोड़ा मुश्किल है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करते हैं, फेयर ट्रायल पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रेफर नहीं करते। कुल मिलाकर दो तीन कहानियां निकल कर आती हैं कि ये क्योस बना रहेगा। बांग्लादेश में अभी भी हसीना का टॉपिक जो है वो बिकता है। हसीना खुद आईसीसी में केस लड़ने को तैयार है, लेकिन क्या वो केस होगा? शायद नहीं। भारत भी जल्दबाजी में फैसला लेगा? नहीं। भारत छोड़ेगा? शायद नहीं। शेख हसीना 78 साल की है, वो जानती हैं कि शायद जिंदा बांग्लादेश न लौट पाए, लेकिन वो ये जानती हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में हसीना का फैक्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उनकी आवाज पर लाखों लोग हैं जो सड़कों पर उतर सकते हैं। शायद इसलिए वो डरती नहीं है। वो इंतजार कर रही हैं कि चीजें बदले, चुनाव हो, लोकतंत्र लौटे, समर्थक फिर से खड़े हो। हालांकि बांग्लादेश के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि बांग्लादेश में जितनी बार खत्म करने की कोशिश हुई है, वो उतनी बार और ताकतवर होकर लौटा है। शेख हसीना शायद आखिरी बार ना खेल रही हो सकता है खेल लंबा चले, लेकिन बांग्लादेश अगर पाकिस्तान बन गया तो यह अफसोसजनक होगा। बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। 1971 में पाकिस्तान से आजाद होकर निकला था, लोकतंत्र बनकर, सेकुलर देश बनकर, सैनिक तख्ता पलट नहीं हो रहे थे। लेकिन 54 साल बाद वही राजनीतिक बदलाव, वही शो ट्रायल, वही विपक्षों को कुचलने खेल, शेख हसीना को विदेश में बैठे बैठे फांसी की सजा, अपील का रास्ता बंद, अवामी लीग पर बैन, सैकड़ों नेता जेल फरार। ये सब लगता है कि जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ था वही कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। यूनिस साहब की सरकार जो है वो चुनी हुई नहीं है, फिर भी 26 तक चुनाव टाल रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, बांग्लादेश का एक एडवांटेज जो पाकिस्तान से अलग है वो ये कि उनकी अर्थव्यवस्था कहीं बेहतर है, गारमेंट चल रहे, रिजर्व बढ़ा है, IMF तारीफ कर रहा, लेकिन लोकतांत्रिक आत्मा उनकी कमजोर हो रही है। ढाका में बम धमाके होते हैं, हिंदुओं पर हमला होता है, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे आते हैं, भारत का विरोध, नफरत जो है चरम पर जा रहा है। संक्षेप में कहें तो बांग्लादेश जो आज दिख रहा है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ही अपग्रेडेड वर्जन है। नया, चमकदार, सूट बूट वाला, ज्यादा पैसे वाला अवतार है, जो बाहर से तो चमकीला है लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो शायद खोखला नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश उससे बाहर निकलेगा ताकि वो कुर्बानियां जो 71 में दी गई थी वो व्यर्थ ना जाए। So long live Bangladesh and hope you will restore democracy soon. Thank you.